वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के अपने इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के आधार पर 12th भाग 1 पार्ट 1 में जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसकी चर्चा करेंगे। गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज का मतलब हुआ आवेश गति कर रहा है। इसमें आपको चुंबकीय बल की चर्चा करनी है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के गति की बात करनी है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का जो संयुक्त है उसमें जो गति होती है उसकी चर्चा करनी है, बायो-सावर्ट का नियम पढ़ना है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनलिका और टोरॉइड पढ़ना है, दो समांतर धाराओं के बीच या धारावाही चालकों के बीच बल पढ़ना है, चुंबकीय द्विध्रुव, इस पर बलाघूर्ण और चल कुंडल धारामापी, इतना पढ़ना है आपको। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। आवेश आप पढ़ चुके हैं, आवेश क्या होता है। आवेश जब गति करता है यानी गतिमान आवेश है, तो गतिमान आवेश का मतलब हो गया कि आवेश की गति जब होती है और आवेश की गति के कारण धारा का प्रवाह ही होता है। यानी अगर किसी चालक में आवेश गति कर रहा है तो निश्चित रूप से वो धारावाही चालक होगा जिसमें धारा प्रवाहित होगी। अब अगर हम बात करें चुंबक की, तो चुंबक आप जानते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चुंबक का कि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। अगर हम एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से बांधकर लटका दें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और यह सबसे न्यूनतम संभावित संरचना है। चुंबक से छोटी कोई चुंबकीय संरचना नहीं हो सकती। अगर हम चुंबक को बीच से तोड़ दें तो जो हमारा चुंबक है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। यानी चुंबक का इससे छोटी कोई संरचना संभव नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे इसकी। इलेक्ट्रिक डाइपोल से छोटी रचना संभव है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर तोड़ दिया जाए तो दो ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे, माने एक धन आवेश अलग और ऋण आवेश अलग हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक में सबसे छोटी संभावित रचना आवेश होती है, जबकि चुंबक में सबसे छोटी संभावित रचना चुंबक होती है। चुंबकीय द्विध्रुव भी इसको कहा जाता है, या दंड चुंबक भी कह सकते हैं। अब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलाघूर्ण का अनुभव होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जिसके कारण वह चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। अगर एक चुंबक रखा हुआ है, उसके पास हम एक छोटा कंपास लाएं तो कंपास की जो सुई है वो बार बार घूमते हुए एक निश्चित दिशा में ठहरती है, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो रहा है। पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, और यही कारण है कि जब हम किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर पाता है। माने वो जो चुंबक है यानी जो चुंबकीय सुई है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही रुक पाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर दृष्टि होती है। अब एक बात आती है आस्टेड के प्रयोग की। आस्टेड ने एक प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर एक चालक लिया जाए और चालक में सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाए, उसके पास एक चुंबक रख दिया जाए, तो यानी चुंबकीय सुई रख दी जाए,
तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अगर धारा की दिशा पलट दी जाए तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी उलट जाता है। पहले जिस दिशा में विक्षेप हो रहा था अब उस दिशा में विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। और इस आधार पर ऑर्स्टेड ने जो रिजल्ट दिया वो रिजल्ट ये था कि जब किसी चालक में यानी गतिमान आवेश है तो गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत आसान सी बात है, एक चालक तार ले लिया गया और उस तार में एक सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की गई। देखा गया कि उसके समीप एक चुंबकीय सुई यानी एक कंपास रखने पर जब तक तार में धारा नहीं बह रही थी कंपास अपने स्थान पर स्थिर था, और जैसे ही उसमें धारा का प्रवाह किया गया कंपास में जो कंपास की सुई है वो विक्षेपित हो गई, यानी अपने मूल स्थान से किसी डायरेक्शन में विक्षेपित हो। अब ये देखा गया कि धारा की दिशा उलट दी जाए तो क्या होता है, तो धारा की दिशा उलट दी गई तो जो विक्षेप जिस दिशा में हो रहा था अब उस दिशा में न होकर विपरीत दिशा में होने लगा। और इस आधार पर ऑर्स्टेड ने ये रिजल्ट दिया कि वैद्युत धारा या गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जितने भी गतिमान आवेश हैं वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी आधार पर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित किया गया। धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और इसी को कहा गया बायो-सावर्ट का नियम। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। बायो-सावर्ट का नियम क्या है? बायो और सावर्ट दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए और उन्होंने बताया कि अगर कोई धारावाही चालक है तो धारावाही चालक, क्योंकि ऑर्स्टेड ने बताया था कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धारावाही चालक लिए और उनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन राशियों पर निर्भर करता है। और उन्होंने बताया कि अगर एक धारावाही चालक है और उसका एक अल्पांश ले लिया जाए, अल्पांश माने स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा भाग ले लिया जाए, तो उस अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस धारावाही चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है और अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच के कोण की ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो डेल्टा बी का मान है वो आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये नियम बायो-सावर्ट का नियम कहलाया। और इसके लिए उन्होंने दिया कि अगर एक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा बह रही है और इसका एक अल्पांश है, इस अल्पांश की लंबाई उन्होंने कहा डेल्टा एल है, और इस अल्पांश से आर दूरी पर, ये डिस्टेंस आर हो गई, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया कि माना यह चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर डेल्टा ही है और ये थीटा है। तो इस प्रकार से धारावाही चालक के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा dV, नंबर 1 धारा के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती यानी dV समानुपाती I। और दूसरी बात उन्होंने बताई अल्पांश की लंबाई
कितनी लंबाई, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपात, यानी dB समानुपाती डेल्टा एल, या इसी को dl कह सकते हैं, इसको हम dl कह सकते हैं। तो ये dl के अनुक्रम, छोटा भाग है इसको dl ले लिया। और तीसरी बात बताई उन्होंने कि अल्पांश से बिंदु P की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, यानी dB समानुपाती 1/r²। dB is inversely proportional to 1 upon, या dB is directly proportional to 1 upon r², या inversely proportional to r²। और अगली बात, चौथी बात बताई कि अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच के कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमान, यानी dB समानुपाती साइन। तो हमारे पास चार चीजें होंगी, I dl 1/r² और साइन थीटा, यानी इन्होंने बताया कि dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपान r², I dl साइन थीटा अपान r²। और इस प्रकार से जो हमारे पास ये संबंध बना, इसे ही बायो-सावर्ट का नियम है, इसे ही बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया गया तो यहाँ एक नियतांक आ गया, यानी dB बराबर हुआ μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान r², जबकि μ0 क्या है, जबकि μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहा गया। और μ0 का अगर हम मात्रक यहाँ से देखें तो यहाँ से मात्रक इसका निकाला जा सकता है, वो आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसका जो मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यानी μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। और μ0 का विमेय सूत्र अगर हम लिखें तो mLT-2 A-2। μ0 का विमेय सूत्र लिखें तो mLT-2 A-2। ये हमारा μ0 का विमेय सूत्र हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है कि μ0 का विमेय सूत्र क्या होता है, μ0 का मान क्या होता है, μ0 का मात्रक क्या होता है। आप ये दोनों मान यहाँ से निकाल सकते हैं, मात्रक भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। क्योंकि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर अगर आ जाता है तो न्यूटन आपका mLT-2 होगा और एम्पियर स्क्वायर माने A2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, यानी mLT-2 A-2। ये आपका बायो-सावर्ट का नियम हो जाता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम चर्चा करनी है हमको म्यू जीरो हमारे पास आया जो वो निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। एक आप एप्सिलॉन जीरो पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान आपने पढ़ा था 9 × 10⁹। तो एक संबंध है कि निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षा में निश्चित रूप से आता ही है, या तो बहुविकल्पीय में या शॉर्ट आंसर में, या कभी कभी 2 नंबर में प्रूव करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c²। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का गुणनफल 1/c² होता है। या दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का गुणनफल प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। यानी निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो में अथवा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c²। ये कोई सवाल पूछा जा सकता है सिद्ध करने के लिए। तो आपको ये बताया गया कि म्यू 0/4 पाई बराबर होता है 10⁻⁷, या आपको ये बताया गया म्यू 0 बराबर 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अभी हमने इसके पहले लिखा था ये एम्पियर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान, इसका मान आप पढ़ चुके हैं 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हमको मान ज्ञात करना है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। हम इसको इतना लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। क्या किया गया, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मान है यहाँ से 10⁻⁷ और न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। और इसका मान है 1/9 × 10⁻⁹ 1/9 × 10⁻⁷ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप देखें यहाँ से न्यूटन कट जाएगा, एम्पियर स्क्वायर लिखा है, कूलम माने एम्पियर सेकंड होता है। हम इसको लिख सकते हैं म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9 × 10⁻16। ये 7 घात नीचे आ जाएगी, 9 और 7 16 घात हो जाएगी। न्यूटन कट गया है, कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड बटा एम्पियर स्क्वायर मीटर। एम्पियर स्क्वायर फिर कट जाएगा और आपके पास बचेगा 1/9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर/सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होल स्क्वायर। और यही प्रकाश की चाल है। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c², या इसी को हम लिख सकते हैं c बराबर 1/√μ 0 एप्सिलॉन जीरो। ये सवाल परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान होगा, विकल्प दिया हुआ है तो हो जाएगा 1/9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी पूछ लेता है कि अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, मान क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ से कई सवाल बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो ये हमने आज चर्चा की बायो सावर्ट के नियम की और म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो के बीच संबंध की, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, प्रश्न
जो 2 प्रश्न ये हैं, दोनों प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और वो नियम क्या है? धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने का नियम। बायो-सावर्ट का नियम बताया गया। बायो-सावर्ट का जो नियम है वो बताता है कि किसी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो μ0 B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L sin थीटा बटे r स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, और उस दिशा का ज्ञान हमको किस सूत्र से होगा, किस नियम से होगा, सूत्र नहीं किस नियम से होगा, इसकी चर्चा के लिए धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके दिशा का ज्ञान के लिए हमको एक नियम की जरूरत होती है, और उस नियम को हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो जो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 है, यानी दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, वो क्या कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस तरीके से फैलाएं, इस तरीके से फैलाएं कि हमारा जो पंजा है वो इस प्रकार से फैला हो कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा करें जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर धक्का देने की दिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अधिकांश लोग इसकी दिशा नहीं जान पाते हैं, अधिकांश स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं। बहुत आसान नियम है, आप दाहिने हाथ को इस तरीके से फैला दीजिए। अब ये क्या है? ये धारा को बता रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है, और ये क्या है? उस बिंदु की ओर इशारा कर रहा है जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हथेली से धक्का देने की दिशा होगी वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। धक्का कभी हम इधर नहीं देंगे, धक्का देंगे तो इधर ही देंगे, धक्का लगाएंगे तो इधर ही लगाएंगे, ऐसे धक्का थोड़े लगेगा उधर, ऐसे धक्का लगेगा। तो जब ऐसे धक्का लगेगा तो जो धक्का देने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा चित्र की सहायता से समझें। एक चुंबकीय धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको बतानी है। क्या करेंगे? दाहिना हाथ आप इस पर रख लीजिए, और कैसे रखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, और जो ये अंगुलियां हैं वो बिंदु की ओर इशारा करें, बिंदु की ओर इशारा करें। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई वो क्या हुई? तल के लंबवत बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये धक्का इधर ही देंगे, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की, ऊपर की। क्यों ऊपर की ओर? ऊपर। ये हमारी एक बात हो गई। अब आप सपोज करिए हम दूसरी बात कर रहे हैं कि ये है और हमको यहाँ पर P। अब हम जब धक्का देंगे तो आप देखें ऐसे हमको रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, यानी कागज के तल के लंबवत नीचे की, यानी P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, माने धक्का इधर देंगे। और अगली बात अगर हम करें, इनको पलट दें, धारा की दिशा को पलट दें और हमारा बिंदु P यही धारा ये। अब हम जब देंगे दिशा तो हमारा ऐसे रखना होगा, धारा की दिशा में अंगूठा और इस तरीके से, यानी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के
तल के लंबवत नीचे। और अगर हम चौथी बात करें कि ये डायरेक्शन ये है और बिंदु P हमारा इधर है, तो अब हम जब दिशा निकालेंगे तो हमारे पास ऐसे हमको हाथ रखना पड़ेगा, माने कागज के तल के लंबवत ऊपर की, माने P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की। तो ये चार संभावनाएं बन रही थी और चारों की चर्चा हमने कर ली है। आप इसको अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको बी की दिशा क्लियर हो जाएगी। बी की दिशा का प्रयोग करके ही हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। यहाँ है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, यहाँ है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, यहाँ बात करेंगे नीचे की ओर, और यहाँ बात करेंगे तो फिर कागज के तल के लंबवत ऊपर। तो इस प्रकार से मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम भी है, उसकी सहायता से भी हम बी की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यही दिशा आएगी, लेकिन थोड़ा सा वो रटना पड़ेगा और रट के आप नियम रट सकते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर सकते। बी की दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाकर आप किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल करते समय विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको करते समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक जो अगला टॉपिक हमारा होगा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप ये महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और महत्वपूर्ण टॉपिक ये क्या, जितने टॉपिक हैं सब महत्वपूर्ण हैं। 35 यानी 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 2 भाग आपको पढ़ने हैं, 35-35 नंबर होता है। तो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार भाग 1 में 8 चैप्टर हैं, तो 8 चौक 32, एक चैप्टर से 3-4 नंबर 5 नंबर का सवाल आना है। तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आप किसी बुक की सहायता से, किसी लेक्चर की सहायता से, या जो अन्य ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम हैं उनका प्रयोग करके ही अपना सिलेबस आप तैयार कर सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर भी कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करें। वीडियो को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या और भी जिन सोशल मीडिया के माध्यमों से आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप में शेयर अधिक से अधिक करें। अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचेगा तो उनको यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सकेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक होगा study_classes_Ajay_Mehrottra। तो कल हम वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम इस चर्चा के साथ बात करेंगे।